नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश सवर और आप देख रहे हैं एकता टीवी। और मैं हूं कृतिका सिरारी। आज हम आपको बताएंगे आज़ाद हिंद की आज़ादी के बारे में, लेकिन चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक पे। 15 अगस्त 1947 की वो सुबह एक ऐसी ही एक सुबह थी जब देश ने आज़ादी की तरफ अपना कदम बढ़ाया था। आंखें खोली थी गुलामी के अंधेरे को चीरकर। हमें मिला था एक आसमान, हमें मिला था हमारा विश्वास और हमारे सपने। आज का दिन आज़ादी की उन फिजाओं को नमन करने का है। आज का दिन अपने तिरंगे को सलाम करने का है। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का है जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया था और हमें मिली थी आज़ादी की ये सुबह। आज़ादी कहें या स्वतंत्रता, ये ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। आज़ादी एक स्वाभाविक भाव है, या यूं कहें कि आज़ादी की चाहत मनुष्य को ही नहीं, जीव जंतु और वनस्पतियों में भी होती है। सदियों से भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था। उनके अत्याचारों से जन जन त्रस्त था। खुली फिजा में सांस लेने को बेचैन भारत में आज़ादी का पहला बिगुल सन 1857 में बजा। किंतु कुछ कारणों से हम गुलामी के बंधन से मुक्त न हो सके। वास्तव में आज़ादी का संघर्ष तब अधिक हो गया जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। व्यक्ति को प्राधीनता में चाहे कितना ही सुख प्राप्त क्यों ना हो, पर उसे वो आनंद नहीं मिलता जो स्वतंत्रता में कष्ट उठाने पर भी मिल जाता है। तभी तो कहा गया है, प्राधीन सपने हूँ सुख नाही। अनेक क्रांतिकारियों और देशभक्तों के प्रयास तथा बलिदान से आज़ादी की गौरव गाथा लिखी गई है। जिस देश में चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी तथा गांधी, तिलक, पटेल, नेहरू जैसे देशभक्त मौजूद हों, उस देश को गुलाम कौन रख सकता था। यदि बीज को भी धरती में दबा दिया जाए तो वो धूप तथा हवा की चाहत में बाहर निकल आता है, क्योंकि कहा गया है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आखिर देशभक्तों के महत्वपूर्ण योगदान से 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को अंग्रेज़ों की गुलामी एवं अत्याचारों से हमें आज़ादी प्राप्त हुई। ये आज़ादी अमूल्य है, क्योंकि इस आज़ादी में हमारे कुल 1.5 लाख से ज़्यादा भाई बंधु का संघर्ष, त्याग तथा बलिदान समाहित है। ये आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद की गर्जना करते हुए अनेक वीर देशभक्त फांसी के फंदे पर झूल गए। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, वो भाषण जिसने भारत के विजय परचम को पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो देखा आपने, हमारे देश की आज़ादी की क्रांति में कुल 1.5 लाख से ज़्यादा देशवासियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। क्या हम इस आज़ादी की महत्वता को समझते हैं? क्या आज के युवा भी ऐसी सोच रखता है? आइए जानते हैं हम अपने युवाओं से कि वो आज इस आज़ाद भारत में अपने आप को आज़ाद मानते हैं। जिस तरह का माहौल यहाँ पर हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से तो हमें बिल्कुल भी ये आज़ादी नहीं लगती है। दिन में देखो आप बिल्कुल आज़ाद नहीं घूम सकते, क्योंकि घर पे अगर कोई आपके अकेला छोड़ दिया, आपको दिन भर उसकी टेंशन रहेगी कि घर में कुछ हो ना जाए। बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल्ली में अपने आप को बिल्कुल सेफ नहीं मानती। तो यहाँ पे वुमेन हेल्पलाइंस बनाई है, बट उसमें भी कोई रिस्पांस नहीं है। एक्चुअली में कॉल करो तो कॉल लगती नहीं है यहाँ। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत के सामने कई नई और चुनौतियां सामने खड़ी थी, जैसे अपना संविधान लागू करना,
1947 में देश तो आज़ाद हो गया, पर क्या हमारा समाज संविधान को समझता है? क्या हमारा समाज अपनी जिम्मेदारियों को समझता है? आइए जानते हैं अपने संविधान के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जब तैयार हुआ 1949 में, उसके बाद हमारा ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल्स तो उसमें सारे आर्टिकल्स वगैरह इसमें कोई कहीं कमी नहीं दिखाई, लेकिन वक्त के हिसाब से इसमें काफ़ी चेंजेस आते गए, अमेंडमेंट हुए और 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं ऐसे, क्योंकि वक्त के साथ कभी चेंज महसूस करता है देश, वो अमेंडमेंट होते चले गए। लेकिन उसमें क्या सबसे बड़ी चीज़ क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है। कि हमारे यहाँ की आज भी हर कोई राइट मांगता है अपने, कि हमें फंडामेंटल राइट्स हमारी है, लेकिन ड्यूटीज़ के ऊपर कभी भी, और ख़ासकर यूथ, बिल्कुल ड्यूटीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि ड्यूटीज़ हमारी क्या है। खाली कॉन्स्टिट्यूशन पे फंडामेंटल राइट्स हर कोई मांग रहा है, भाई हमारे ये राइट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, ये सब हर कोई मांग रहा है, हर नागरिक मांग रहा है। लेकिन ड्यूटीज़ जो दी गई हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 51A में, उसमें ड्यूटीज़ पे आज तक किसी को, एक यूथ को नहीं पता होगा कि हमारी ड्यूटीज़ कितनी है और कौन कौन सी हैं। इस पे 99% मैं कहता हूँ यूथ नहीं बता सकता है। आज के टाइम में जो कानून है ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है। इन कानून को सख्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश आज़ाद हुए 67 ईयर हो चुके हैं और अभी भी कोई कानून नहीं है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाई गई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई इसका समाधान निकाला जाए। हमारे देश के विकास की नींव रखी जाती है शिक्षा से, क्योंकि आपने सुना ही होगा, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्या आज हमारे देश में शिक्षित लोगों का स्तर बढ़ता जा रहा है? आइए जानते हैं हमारे देश के शिक्षा स्तर के बारे में। According to me, after Independence Day, government gives many facilities in our education system, but clearly वो true नहीं है, क्योंकि हमारे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत डिफरेंसेस है। मोस्टली आप देखोगे पेरेंट्स की थॉट्स ऐसी हो गई है कि नहीं, हम प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट में तो पढ़ाई नहीं होती। आफ्टर देन अगर स्टूडेंट किसी और स्कूल में एडमिशन लेने भी जाते हैं तो वहाँ पर उनसे कहो कि हम प्राइवेट से पढ़ के आए या गवर्नमेंट से पढ़ के आए, तो उसका भी अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है। तो ये हो गया कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत डिफरेंसेस है। प्राइवेट स्कूलों में हर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, बच्चे के एक्टिविटी वर्क, जिससे उसका माइंड डेवलप होता है। बट गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी है, बट हम जैसे ही टीचर शायद उसको सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी टीचर्स से कि आप जो भी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ दे रही है एजुकेशन सिस्टम में, तो हम उसे सही डायरेक्शन में यूज़ करें, ताकि हम अपने देश का एक अच्छा कैरियर स्टूडेंट के लिए प्रिपेयर कर सकें। हमारे देश को हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के लिए जाना जाता है। जिस देश में महिलाओं को देवियों का दर्जा प्राप्त है, क्या उस देश में महिलाएं सुरक्षित और आज़ाद हैं? क्या 67 साल बाद महिलाएं अपने आप में सशक्त हैं? आइए जानते हैं हमारे देश की महिलाओं से कि उनका इस बारे में क्या सोचना है। आज़ादी को तो बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी देखा जाए तो औरत आज़ाद मैं कहूँगी बिल्कुल ही नहीं है। शायद पर्दे में वो ज़्यादा सेफ थी एज़ कम्पेयर टू इस टाइम। उस पेपर्स में जब आप सुनते हैं कि किसी का रेप हो गया है, तो अगर वो कहीं पे अपना रिपोर्ट लिखाने जाती है तो पहले तो उसकी रिपोर्ट इतनी जल्दी तो लिखी नहीं जाती है। दूसरा, उसको जस्टिस मिलने के लिए शायद ही उसको जस्टिस मिल पाता है। सबकी नज़रें बस में हो, मेट्रो में हो, सबकी नज़रें एकदम ऐसे देखती हैं लड़कों की कि बस भी छोटे कपड़े पहनना तो दूर की बात है, बड़ों में भी सारे के सारे देखते रहते हैं, ऐसे ही सारे लोग देखते हैं और कॉलेज में भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे हैं वो लोग नहीं देखते हैं, और इसको थोड़ा सा सुधारना चाहिए गवर्नमेंट को, बट इसके लिए कोई भी कुछ नहीं करता है। भारत को आज़ादी के बाद बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें से अहम थी चिकित्सा। सरकार ने योजनाएं तो बहुत बनाई, क्या वो असल में लोग उसका फ़ायदा उठा पाए हैं? आइए जानते हैं। जो पिछले 67 ईयर्स जो हमने देखा है, उसमें जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी सुविधाएं आई हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर देखें तो हमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी भी हमारे पास
जितने डॉक्टर्स और पेशेंट का रेशियो है उस हिसाब से हम बहुत पीछे हैं। जितने पॉपुलेशन पर पॉपुलेशन बेड्स का जो रेशियो है वो काफ़ी पीछे है। जितनी नर्सेज हमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाहिए वो काफ़ी कम है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि फैसिलिटी फॉर पब्लिक सेक्टर, पुअर पीपल्स के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ज़्यादा खुलने की ज़रूरत है। उनमें फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, मेडिसिन्स फ्री मिलें, हॉस्पिटल्स में पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। पुअर पेशेंट होते हैं, इलिटरेट होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, वो कुछ जानते नहीं, तो उनके लिए वहाँ पे थोड़ा एस्कॉर्ट की सुविधा हो, उनको कोई हेल्प करे, उनको एडवाइस करे कि ये चीज़ यहाँ पे मिलती है। और हम ये कर सकते हैं इसमें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक चीज़ सिंगल विंडो काउंटर नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पेशेंट ब्लड के लिए कहीं और जा रहा है, यूरिन के लिए कहीं जा रहा है, स्टूल के लिए कहीं जा रहा है, क्यों ना हम सिंगल विंडो काउंटर बनाएं, एक ही जगह सब इन्वेस्टिगेशंस का उनका हो, एक जगह मेडिसिन मिले। डॉक्टर्स के लिए पहले वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उस समय लंबी क्यू में लगते हैं पेशेंट सुबह 5 बजे जाके, फिर उसके बाद डॉक्टर्स के चैम्बर में उनको टाइम लगता है, फिर वो मेडिसिन के लिए लाइन में लगते हैं। तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जो कि आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए इसमें काफ़ी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गाने के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस आशा में जिन क्रांतिवीरों के बलिदान से हमें पूर्ण आज़ादी प्राप्त हुई है उसका हम सही मायनों में सम्मान करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझकर। जब तक हम अपना सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। हमारा सीधा सवाल है आपसे, क्या लाल किले पर झंडा फहराने से ही हम अपने देश को आज़ाद मानते हैं? क्या हमारी जिम्मेदारियां सिर्फ यहीं तक ही सीमित हैं? आप अपना सुझाव हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है www.kadamcharitabletrust@gmail.com। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नमस्कार, मैं मोनिका त्यागी। मैं आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देती हूं अपनी एकता टीवी की तरफ से। धन्यवाद। आप सभी को एकता टीवी की पूरी टीम की तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।